हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर आईसीआर। इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आ जाओ हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम विच विल कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन। आई थिंक आप लोगों ने 11th-12th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पढ़े होंगे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं? कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, आर क्या होता है? नंबर ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? लाइक 5 फैक्टोरियल निकालना होगा तो फैक्टोरियल क्या होगा उसका? 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो इसका आउटपुट कितना आएगा? जैसे 1 से 5 तक का सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आउटपुट हमारे पास कितना आ रहा होगा? 120। तो सिंपल सा है। इस प्रोग्राम को करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, और आर फैक्टोरियल कैलकुलेट करके एन फैक्टोरियल की वैल्यू को एन माइनस आर से एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर है आप लोग को। ठीक है, आ जाओ इसको कोड में लिखते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। कोड में हम सिंपल सा क्या करेंगे? एन और आर यूजर से इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के बाद अब मान लो किसी नंबर का मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेंगे? एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर मैं उसका कैलकुलेट कराऊंगा फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? उसके लिए फॉर लूप अप्लाई कर लिया मैंने। 1 से लेकर के n+1 तक का मैं जा रहा हूँ, तो n+1 तक का जा रहा हूँ, तो रेंज का कहाँ तक का मूव कर रहा होगा? ओनली n तक का जा रहा होगा। तो 1 से n तक की सारी वैल्यूज़ को मैं n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो इस तरीके से n फैक्टोरियल निकल गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया? r फैक्टोरियल के लिए भी सेम वर्क किया मैंने। फॉर i इन रेंज 1 से r+1 और r फैक्टोरियल निकाल लिया। ऐसे ही n माइनस आर फैक्टोरियल निकाला। फिर मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। अब इस केस में जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5C3 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इस केस में आंसर कितना आ गया? 40 आ गया। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, तो मैं कुछ टास्क को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये जो लॉजिक है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला लॉजिक है, इसको मैंने 3 बार लिखा हुआ है। अब ये जो लॉजिक है इसको मैं बार बार क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो किसी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग, एक अच्छा प्रोग्राम वो होता है जिसके अंदर हम लोग ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ड्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो एक बेटर प्रोग्राम वो होता है जहाँ पे सिमिलर लॉजिक को हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम लॉजिक को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आज समझते हैं एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को लिखते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये फंक्शन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके हेल्प से हम कुछ स्पेसिफिक टास्क को क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, तो फंक्शन से हमको मेन बेनिफिट्स क्या हो रहे होते हैं? जिस फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स एज आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। फंक्शन मेक इट मोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेबल। अब जैसे मान लो यहाँ पे अभी तो मेरे को 3 ही बार फैक्टोरियल निकालना। मान लो एक ऐसा प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को 1000 टाइम्स फैक्टोरियल निकालना, तो उसके लिए मेरे को 1000 टाइम्स इस फॉर लूप को लिखना पड़ेगा। बट उसको मैं क्या कर सकता हूँ? विद हेल्प ऑफ फंक्शन, रेदर देन मैं 1000 टाइम्स लिखूँ, उसकी बजाय मैं एक बार लिख करके उसको जब भी जरूरत होगी उसको हम क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या करता है? अवॉइड क्या करता है? उसकी वजह से हमारा जो रिपीटिशन होता है, फंक्शन जो हम लिखते हैं, फंक्शन से हमारे रिपीटिशन क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। और कोड को हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो आज जो देखते हैं एग्जैक्टली सिंटैक्स क्या होता है कोई भी फंक्शन को लिखने के लिए। तो सिंटैक्स हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम फर्स्ट डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी फंक्शन हमको बनाना होगा तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। डेफ कीवर्ड, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है फंक्शन का? फर्स्ट हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद फिर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं कि उस फंक्शन को नेम क्या है, वो नेम देते हैं। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं। मान लो फंक्शन को वर्क करने के लिए कुछ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम किसके कहाँ पे पास करेंगे? उसके लिए हम वो कहाँ पे हम देते हैं? पैरामीटर के अंदर वहाँ पे हम पास कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं? कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद हम उसके अंदर फिर क्या कर रहे होते हैं? जो भी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है उसको लिख रहे होते हैं। फिर यूजली जब भी हमको फंक्शन बनाना होगा, एक बेटर फंक्शन लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉक्स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। डॉक्स्ट्रिंग क्या होता है? ये भी एक टाइप का कमेंट ही होता है, बट डॉक्स्ट्रिंग के अंदर डॉक्स्ट्रिंग डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। मतलब जब भी मान लो एक बड़ा सा फंक्शन है, अब पूरे फंक्शन को रीड करने के बजाय हम वहाँ पे उसको एक कमेंट लिख देते हैं। कमेंट का यूज़ क्या होता है? कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिमिलर वे में
फंक्शन क्या कर रहा है उसको हम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसके अंदर, डॉक्स्ट्रिंग के अंदर। ओके, उसके बाद फिर जो भी इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम यहाँ पे उसके नीचे लिख रहे होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को कि इस तरीके से कुछ हम फंक्शन को बना रहे होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, अब फंक्शन को भी जैसे भी हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पे यूजुअली दो टाइप से हम फंक्शन बना रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको फंक्शन से कुछ वैल्यू इवेल्युएट करा करके रिटर्न कर हमको चाहिए होता है कि मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर मेरे को रिटर्न करे। या फिर दूसरा वे क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ, उस फंक्शन को जब भी मैं बनाऊँ तो फंक्शन में जो भी मैंने वहाँ पे उसको टास्क दिया वो टास्क कंप्लीट करके लास्ट में वहीं पे प्रिंट कर दे। तो दो तरीके से हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जब भी हमको वैल्यू रिटर्न में चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट को लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक बेसिक सा फंक्शन में बनाता हूँ, वो फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को मैं जब भी कोई नेम दूँ तो उस केस में वो मेरे लिए क्या प्रिंट कर रहा हो, हेलो, और वो जो नेम में वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कर रहा हो। जैसे मान लो प्रिंट नेम करके ये फंक्शन है, तो अब इसको जैसे मान लो मैंने क्या किया, शैलेश दिया, तो इस केस में क्या प्रिंट करे, हेलो शैलेश प्रिंट करे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे फंक्शन को क्या करें, डिफाइन करें। तो अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो फंक्शन को यूज करने के लिए उस फंक्शन को हमको क्या करना होता है, कॉल करना पड़ता है। तो कॉलिंग फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन को कॉल करना सिंपल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के नेम से हम उसको कॉल कर देते हैं। फंक्शन का नेम जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फंक्शन का नेम लिखा, और उसके बाद उस फंक्शन को जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है वो पैरामीटर हम यहाँ पे पास करते हैं। जैसे इसको क्या चाहिए होता है, एक नेम पैरामीटर चाहिए, तो मैंने नेम यहाँ पे क्या दे दिया, शैलेश। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हेलो शैलेश आ गया। तो ये जो फंक्शन अभी मैंने बनाया, इस फंक्शन में मैं कुछ रिटर्न नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा था कि जस्ट मैं उसको शैलेश दूं तो वो शैलेश को वहां पे क्या कर दे, प्रिंट कर दे। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। बट अगर मेरे को ये भी चाहिए कि जो भी मैं वहां पे उसको वैल्यू दे रहा हूँ उसको वो क्या कर रहा हो, रिटर्न भी कर रहा हो, उसमें कुछ वैल्यू को लाइक उसको परफॉर्म करके, टास्क को परफॉर्म करके उस वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न का यूज़ कर लेते हैं। तो आ जाओ उसके लिए जो अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल वो कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक लिखा होता है, उस इम्प्लीमेंट क्या होता है कॉम्बिनेशन को, उसको ही फंक्शन से इम्प्लीमेंट करके आ जाओ देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब रिटर्न में भी रिटर्न जहाँ पे भी हम लिखते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ फंक्शन एंड गो बैक द प्लेस फ्रॉम वेयर फंक्शन इज कॉल्ड। तो फंक्शन वॉज कॉल्ड। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे इस केस में ये फंक्शन कब एंड हुआ था, जब इसके सारे लाइंस एग्जीक्यूट हो गए थे। बट यूजली हम अगर मान लो मेरे को जैसे हम कहीं पे भी रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन में अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो जैसे ही उस फंक्शन को रिटर्न वाले लाइन पे वो पहुंचेगा, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट उसको मिलेगा, वहीं से फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और जहां से मैं उसको कॉल किया हूँ और रिटर्न में जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो वैल्यू उस कॉलिंग वाले पोजिशन पे जाकर के वो दे देता है, लाइक उसको वहां पे क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट कंटेन एन एक्सप्रेशन विच गेट इवेल्युएटेड एंड द वैल्यू इज रिटर्न। तो मतलब उसके अंदर हम कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, हम डायरेक्टली रिटर्न के अंदर हम क्या दे रहे होंगे, वहां पे वैल्यू दे रहे हैं, लाइक जो भी वैल्यू मेरे को रिटर्न करना होगा वो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो और अगर मान लो किसी फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हो तो वो फंक्शन हमको क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। जैसे आ जाओ उसका एक बार समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तो मैंने प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये यहाँ वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर मैं इसी प्रिंट जो नेम फंक्शन इसको ही प्रिंट करना चाहूंगा, तो इस केस में क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, इसके अंदर वाला जो प्रिंट नेम फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होकर के क्या करेगा, हेलो शैलेश प्रिंट करेगा। बट ओवरऑल ये जो फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन क्योंकि कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में मेरे लिए क्या प्रिंट कर रहा होगा, ये नन प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन पे गया, फंक्शन के सारे लाइन को एग्जीक्यूट किया, इसने बोला हेलो नेम, तो हेलो नेम प्रिंट कर दिया। बट बाहर इसको कुछ मिला नहीं था, रिटर्न नहीं हुआ था, तो ये क्या रिटर्न किया था, नन। तो ये आकर के यहाँ पे नन इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। तो जब भी हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होते किसी फंक्शन से, तो उस टाइम पे पाइथन के अंदर वो क्या रिटर्न करता है, हमें नन रिटर्न करता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, वही जो हम लोगों ने फैक्टोरियल किया हुआ था उसको ही फंक्शन के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने n और r यूजर्स इनपुट ले लिया, अब n फैक्टोरियल लिया, पहले फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, फैक्टोरियल सिंपल सा फंक्शन क्या है,
फैक्ट है। अब देखो ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, अब उसके बाद ये सारा का सारा वैल्यू अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं इसको इस फैक्ट को कॉल करूंगा, ठीक है। तो अब इस लाइन पे मैं गया, इस लाइन पे मैंने क्या किया, एन फैक्ट इक्वल टू फैक्ट एन, फैक्ट एन को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो ये फैक्ट वाले ये कहाँ पे जाएगा, इस फंक्शन पे जाएगा, फंक्शन पे एन की जगह पे जो भी वैल्यू होगी वो जाएगा। अब उसमें यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप के हेल्प से सारा कुछ इवेल्युएट होकर के जो आंसर में जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जो भी फैक्टोरियल इसका आ रहा होगा वो इस पोजीशन पे आकर के ये वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे मान लो इसको मैंने फैक्ट ऑफ 5 में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता, ठीक है, अच्छा इसको एक बार रिमूव करके मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या कर देता, ये दोनों लाइन देने के बजाय मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट में क्या कर दे रहा हूँ, फैक्ट ऑफ 5, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एक्सिक्यूट किया तो फैक्ट ऑफ 5 यहाँ पे क्या आ गया, 120 आ गया, समझ रहे हो। तो ये 5 वैल्यू गई यहाँ पे और इसने इवेल्युएट करके ये या इस लाइन पे यहाँ पे क्या वैल्यू क्या दे दिया, इसने 120 दे दिया। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एन फैक्टोरियल फैक्ट एन एंड फैक्ट आर यहाँ पे ऐसे ही आर फैक्टोरियल इस लाइन पे कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही इस लाइन पे मैंने एन माइनस आर फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद एग्जैक्टली मैं यहाँ पे मतलब फैक्टोरियल फंक्शन को मैंने 3 बार यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया, कॉल करके फिर मैं इसको सिमिलर वे में लॉजिक को इंप्लीमेंट करके यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे मेरे को 3 बार ये फॉर लूप को लिखना पड़ा था, उसकी बजाय मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल टाइम एक फंक्शन में मैंने लिख दिया और उसको ही जब भी मेरे को 3 बार जब जरूरत पड़ी तब मैंने उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। किसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लो 5C3 मान लो मेरे को कैलकुलेट करना, तो इस केस में भी आउटपुट क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। तो अब ऐसा नहीं कि फंक्शन जो है हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फंक्शन इससे पहले भी हम लोगों ने यूज़ कर रखा था। जैसे यहाँ पे ही देखो, अब फंक्शन अगर मैं मेनली क्लासीफाई करें 2 टाइप से होते हैं, एक तो यूजर डिफाइंड होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जब जो कि जब पाइथन हमको पहले से प्रोवाइड करता है। जैसे इनपुट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन पाइथन के अंदर पहले से ही प्री रिटन है, जिसको हम अभी तक का यूज़ करते हुए आए हैं। अब इनपुट का हमको खुद से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं होती, पाइथन के अंदर पहले से इनपुट का लॉजिक लिखा गया है, उसको हम डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने इनपुट लिखा, इनपुट के अंदर अब ये क्या कर रहा हो, यूज़र से जो भी आप कीबोर्ड में जो भी टाइप कर रहे होगे वो इनपुट लेता है, उसके बाद फिर उसको इस वेरिएबल में यहाँ पे जा करके एन में स्टोर कर देगा। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। बट अब मान लो दूसरा टाइप क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन दैट वी डिफाइन आवरसेल्फ टू सर्टेन स्पेसिफिक टू डू सर्टेन स्पेसिफिक टास्क आर रेफर्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। मान लो ये तो क्या हो गया, कुछ इनपुट फंक्शन क्या था, ये पहले से इंप्लीमेंटेड था, बट मान लो मेरे को एक और फंक्शन बनाना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, फैक्टोरियल बनाया था। तो फैक्टोरियल ये क्या है, फैक्ट ये पहले से ही प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम अपने कुछ टास्क को अगर मेरे को परफॉर्म करना होगा उसके लिए हम खुद से कोई फंक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, वहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन हेल्प टू डिकम्पोज अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल सेगमेंट विच मेक्स प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड डिबग। तो समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इसके हेल्प से हम जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो कोड की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। कैसे, जैसे मान लो ये प्रोग्राम है, ये क्या है, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है। अब मान लो इसके हेल्प से मेरे को अब एक बड़ा सा प्रोग्राम हो, एक बड़ा सा मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मान लो वहाँ पे ये जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को 1000 बार मेरे को क्या करना है, 1000 टाइम्स मेरे को वहाँ पे इवेल्युएट करना हो। फैक्टोरियल मान लो 1000 टाइम्स मेरे को लिखना हो, तो उसके लिए मेरे को 1000 टाइम्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल को लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 टाइम्स मेरे को फैक्टोरियल को लिखना पड़ेगा। अब जब मैं 1000 टाइम्स लिख रहा हूँ तो जब भी मेरे को फैक्टोरियल को समझना होगा, अब उस कोड को जब मैं रीड कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक बार मैंने फैक्ट देखा, फैक्ट ऑफ एन, तो मैंने फैक्ट फंक्शन को एक बार रीड कर लिया। फैक्ट क्या करता है, फैक्ट मेरे लिए क्या करता है, एक उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वहाँ पे रिटर्न करता है। तो एक बार मैंने रीड कर लिया तो फैक्ट एन में फैक्टोरियल निकल रहा होगा। देन सेकंड टाइम मेरे को फिर से पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है वो क्या करता है, फैक्टोरियल रिटर्न करता है। बट अगर यही मैं 1000 टाइम्स लिखा होता तो मेरे को हर एक बार जाकर के उसको रीड करके फिर मैं समझ पाता, अच्छा ये इससे आउटपुट मेरे को मिल रहा है। तो फंक्शन एक तरीके से क्या करता है, उसके हेल्प से अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, तो ईजिली हम क्या कर पाते हैं, कोड को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कोड को चंक्स में डिवाइड कर करके ब्रेक करके हम ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कोड को मेंटेन करना भी ईजी हो जाता है। मेंटेन करना कैसे ईजी हो, मान लो ये फैक्टोरियल का एक लॉजिक है, इन फ्यूचर मान लो मेरे को अभी मैंने जो लॉजिक लिखा हुआ है, अब मेरे को इससे कुछ ऑप्टिमाइज लॉजिक मिल गया। अब कोई ऑप्टिमाइज लॉजिक मिल गया होगा और अगर मैंने इसको फंक्शन बनाया होगा, तो अब उस ऑप्टिमाइज लॉजिक को मेरे को कहाँ पे एक बार ही जस्ट लिखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज लॉजिक को मैं यहाँ यहीं पे लिख दूंगा, फिर जहाँ जहाँ पे मैं कॉल किया रहूँगा फंक्शन को, वहाँ वहाँ पे वो ऑप्टिमाइज लॉजिक से वो क्या करा होगा, इवेल्युएट करा होगा। बट अगर यही मैं 1000 टाइम्स उसको लिखा होगा, तो हर एक प्लेस पे जा करके मेरे को उस ऑप्टिमाइज लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से जो हमारा कोड है, कोड को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैओस हो जाएगा। तो इस वजह से कोड को ईजिली हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बस हमको एक जगह चेंज करेंगे तो हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे उसको यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे कॉल किए होंगे, हर एक जगह पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मान लो किसी एक फंक्शन में कहीं पे हमको लग रहा है कि कोड हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो उसको डिबग करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चंक्स में डिवाइड कर करके हम उसको क्या कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं फंक्शंस के हेल्प से। ठीक है, नहीं तो मेरे को 1000 प्लेसेस, जैसे मान लो वही है, सेम एग्जांपल, 1000 प्लेसेस पे जा करके मेरे को क्या करना होता, उसको कोड को डिबग करना पड़ता। बट इसकी बजाय मैंने क्या किया, डिबग मतलब उसमें से एरर फाइंड करना, मान लो कुछ गलती हो रही है तो कहाँ पे गलत हो रहा है, तो वो मैं एक ही जगह पे जा करके मैं एक जगह पे मैंने सही कर लिया, तो सारी जगह पे वो क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आफ्टर दैट जो अब मान लो जो भी कोड, लाइक इफ रिपीटेड कोड अकर्स इन अ प्रोग्राम, फंक्शन कैन बी यूज टू इंक्लूड दोज कोड एंड एग्जीक्यूट व्हेन नीडेड बाय कॉलिंग दैट फंक्शन। मतलब वही सेम ही लॉजिक, अगर मैं बार बार कहीं पे सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उसको फंक्शन के हेल्प से मैं एक जगह पे लिख सकता हूँ और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कॉल करके यूज कर सकता हूँ। ओके, और दूसरा, फंक्शन के हेल्प से जैसे मान लो एक एक बड़ा सा मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब क्या होता है कि कभी भी जब हम कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे एक साथ एक ही वहाँ पे यूज़र नहीं होता है जो कि सारे काम कर रहा होगा, वहाँ पे मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल पर्सन्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लार्ज प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, वर्कलोड को शेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शनलिटीज दे सकते हैं, जो कि वो क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब कोई अपना इंडिविजुअल फंक्शनलिटी क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको लास्ट में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। तो कोड को मेंटेन करना, डिबग करना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, रीयूजबिलिटी बढ़ जाती है हमारे कोड की, किसके हेल्प से, फंक्शन को यूज़ करने से। ठीक है, आ जाओ इसके अंदर के कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, कोई भी जब भी हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसका स्कोप और लाइफ टाइम क्या होता है। तो स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज। मतलब कोई भी एक वेरिएबल अगर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस प्रोग्राम में मैं कहाँ कहाँ उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, उस वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, वेरिएबल डिफाइंड इन अ फंक्शन इज नॉट विजुअल फ्रॉम आउटसाइड, हेंस दे आर लोकल स्कोप। मतलब इसको समझते हैं एक बार, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। अब इस केस में क्या था कि मैं एन आर और एन माइनस आर, इन सब जो कि ये जो वेरिएबल्स हैं, एन आर, एन फैक्ट, आर फैक्ट, एन माइनस आर फैक्ट, ये वेरिएबल तो क्या है, आउटसाइड क्लास मैंने इसको क्या किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ। बट आंसर जो है वो क्या है, इनसाइड द, सॉरी, आउटसाइड द फंक्शन मैंने इसको क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। बट जो आंसर है उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। बट अगर मैं ये चाहूँ कि आंसर को मैं फंक्शन के बाहर कहीं पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करूँ, प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, आंसर, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, सॉरी, उस केस में मैं अगर जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे देखना 5 मतलब 3 मैंने किया, तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आया, नेम आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब अगर किसी वेरिएबल के, किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल को ओनली इनसाइड दैट फंक्शन ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है। मतलब जब तक का वेरिएबल, जब तक का उस फंक्शन के अंदर रहेंगे, उस फंक्शन के अंदर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, तो लाइफ टाइम, ये क्या होता है, उसका स्कोप हो गया। और उसका लाइफ, किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इज पीरियड थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन अ मेमोरी। तो जो ये फंक्शंस वाले जो ये वेरिएबल्स होते हैं, तो जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये फैक्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल किया। ठीक है,
जैसे यहाँ पे फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का जैसे ही वर्क कंप्लीट हो गया, फंक्शन ने क्या किया, वेरिएबल वैल्यू को रिटर्न कर लिया। जैसे वैल्यू रिटर्न करेगा वैसे ही जो आंसर वेरिएबल होगा ये मेमोरी से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो जो लोकल वेरिएबल होता है उसका इसको लाइफ टाइम क्या तक का होता है, जब तक का फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया वैसे ही आंसर क्या होगा, हमारे मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। बट उस केस में जैसे मान लो ये फैक्ट एन किया, तो उस केस में आंसर एक बना होगा, वो आंसर उसी टाइम रिमूव होगा। फिर से फैक्ट आर फैक्टोरियल कैलकुलेट कराऊंगा, उस केस में फिर से दूसरा आंसर बन रहा होगा, आंसर फिर से इवेल्युएट हुआ होगा। फिर जैसे वैल्यू ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, फिर से सारा जो वेरिएबल मैंने बनाया होगा इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया होगा, सारे के सारे वेरिएबल सब कुछ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी हमारे लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इनसाइड फंक्शन इज एज लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूट, जब तक का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तभी तक का जो फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं उनका लाइफ टाइम होता है। वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड वंस वी रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। उसका एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे मान लो अब और जो ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम आउटसाइड फंक्शन बनाते हैं, जैसे ये क्या हो गया, एन हो गया, आर हो गया, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो। ये जो नॉर्मल वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, लोकल वेरिएबल बोल रहे होते हैं, जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को इनसाइड ओनली इनसाइड अ फंक्शन यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे बताया हुआ, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। अब इस केस में यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल एक बना लिया, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल जिसके अंदर एक स्ट्रिंग मैंने स्टोर किया हुआ है, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है टेस्ट लाइफ टाइम करके, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ, एक वेरिएबल बनाया लोकल वेरिएबल लोकल वेर नाम से, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया, दिस इज लोकल वेरिएबल। उसके बाद मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये कब कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसको मैं कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे उसके नीचे आकर के मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे इसने इसको कॉल किया तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल इसने बनाया होगा, फिर इसने प्रिंट कर दिया लोकल वेरिएबल की वैल्यू, तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गया, दिस इज लोकल वेरिएबल। फिर प्रिंट किया इसने ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेर में मैंने वैल्यू क्या किया हुआ है, दिस इज ग्लोबल वेर। क्योंकि ग्लोबल वेर क्या है, फंक्शन के बाहर लिखा गया है, तो इस वजह से हम फंक्शन के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इजिली प्रिंट हो गया। फिर मैं फंक्शन के प्रिंट होकर के फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। देन मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे मैंने फिर से ग्लोबल वेर को क्या किया, प्रिंट किया, तो ग्लोबल वेर को फिर से प्रिंट करूंगा तो फिर से वही वैल्यू आएगा, दिस इज ग्लोबल वेर। बट जैसे मैं उसके फंक्शन के बाहर जब मैं क्या एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, लोकल वेर को, लोकल वेर वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि इनसाइड फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, इस केस में ये क्या दे देगा, एरर देगा, नेम लोकल वेर इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये तब तक ही एग्जिस्ट कर रहा था जब तक का मैंने इसको कॉल किया था। इस लाइन के बाद जैसे ही मैं जाऊंगा लोकल वेर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ओके, देन आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक हम चलो हमने ये देख लिया फंक्शन को हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन को डेफिनेशन देख लिया, फंक्शन को कॉल करना देख लिया। अब फंक्शन को जब भी हम कॉल कर रहे होते हैं तो देयर आर डिफरेंट वेज जिनके हेल्प से हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन विद फंक्शन। तो कम्युनिकेशन विद फंक्शन इज डन यूजिंग पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट पास टू इट एंड वैल्यू रिटर्न फ्रॉम इट। तो कोई भी फंक्शन जो होता है उस फंक्शन के अभी तक का हम क्या कर रहे थे, फंक्शन बनाते थे, उस फंक्शन को हम क्या करते थे, कॉल करते थे। तो कॉल करने के लिए हम क्या देते थे, कुछ पैरामीटर वहाँ पे आर्गुमेंट कुछ पास करते थे, जो कि उस फंक्शन के अंदर जाता था और वहाँ पे जाकर के उस वैल्यू को इवेल्युएट करता था और जो भी आंसर होता है उस आंसर को क्या करता था, रिटर्न करता था। कुछ इस तरीके से हम उस फंक्शन से क्या कर रहे होते थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। तो देर आर डिफरेंट वेज जिनके हेल्प से हम फंक्शन से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पे उसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। वन बाय वन आ जाओ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने बनाया, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बना दिया, फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, फन है, जो कि हमसे नेम, एज और आईडी ले रहा है। ठीक है, और ये काम क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है एज और आईडी को, और नेम जो भी मैं पास कर रहा हूँ उस नेम को ये अपर केस में करके वहाँ पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, अपर केस में क्या कर रहा है, हमको रिटर्न कर रहा है। अब जब भी डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको पोजिशनल आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डायरेक्ट ओनली वैल्यू हम दे देते हैं।
अब मैंने क्या कर दिया, शैलेश दे दिया, 24 दे दिया, SKM 22 दे दिया। अब इस केस में क्या होता है कि जब भी हम डायरेक्टली हम क्या बोल दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, जिस वैल्यू पे मेरे को उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट बोलते हैं। तो अब जब भी इसको पोजिशनल आर्गूमेंट जब भी हम दे रहे होते हैं, तो हमको ये मेक श्योर करना है कि हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में दे रहे हैं। लाइक जैसे मैंने शैलेश दिया, तो ये क्या होगा, मैप हो जाएगा किससे, फर्स्ट पैरामीटर से। 24 दिया तो ये किससे हो जाएगा, सेकेंड पैरामीटर से। SKM 22 दिया तो ये किससे हो जाएगा, थर्ड पैरामीटर से। ठीक है, तो इस केस में जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इस केस में यहाँ पे देखो, तो ये क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया पहले एज और ID1 फर्स्ट वाला, और दूसरा क्या करें, नेम डॉट अपर, जो भी थर्ड में नेम मिला। अब यहाँ पे देखो, नेम मिला, नेम को इसने क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। तो यहाँ पे एज और एज 24, SKM 22, तो इसने इस तरीके से प्रिंट कर दिया। बट जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे नेम डॉट अपर किया, तो इसने नेम डॉट अपर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बट अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ, ऑर्डर चेंज किया, तो ये क्या होगा, 24 अब किस में चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल कर रहा हूँ फन में 24, शैलेश और SKM 22, तो इस केस में नेम में क्या आ जाएगा, 24। अब इसको ये नहीं पता कि नेम के अंदर शैलेश ही लेना है। इस केस में जो भी आप वैल्यू दे रहे होगे, वो वैल्यू फर्स्ट टाइम जो वैल्यू दिया उसको वो नेम में चला गया, सेकंड जो आर्गुमेंट दिया वो एज में चला गया, थर्ड जो दिया ID1 में चला गया। तो जब भी हम पोजिशनल आर्गुमेंट को यूज कर रहे हैं, तो हमको सेम ही ऑर्डर में वैल्यू को क्या करना था, पास करना था। अब जैसे इस केस में क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। लाइक 24 दिया नेम में, तो इसने क्या किया, अब एज और ID1 तो इसने प्रिंट कर, एज के जगह शैलेश आया था, क्योंकि एज तो शैलेश तो हो नहीं सकता। चलिए इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, जिससे आप लोग को डाउट क्लियर हो जाए। तो शैलेश और 21 हो गया, तो एज इसने प्रिंट कर दिया क्या, शैलेश, ID क्या प्रिंट कर दिया, SKM 21 प्रिंट कर दिया। बट जैसे ही नेम डॉट अपर कर रहा हूँ, तो अपर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपर में स्ट्रिंग को हम जो लोअर केस अल्फाबेट होते हैं उनको हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या आ जाए, एट्रीब्यूट एरर आ जाए। एरर क्या आएगा, यहाँ पे इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किस टाइप का एट्रीब्यूट दे दिया, इसको कौन से टाइप की वैल्यू दे दिया है, नेम को इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू। इंटीजर में तो कोई अपर फंक्शन होता ही नहीं है, तो उस केस में क्या दे देगा, एरर देगा। तो सिंपल सा है, जब भी आपको पोजिशनल आर्गूमेंट देना है, तो उस केस में आपको जो वैल्यू आपको पास करनी, उसी ऑर्डर में जो वैल्यू आप वहाँ पे फंक्शन के अंदर डेफिनेशन के टाइम पे एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसी ऑर्डर में ही आपको वैल्यू को पास भी करना होगा। ओके, देन अब सेकेंड टाइप क्या आता है, अब इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट्स से यूज़ करते हैं। तो कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड आर्गूमेंट्स में हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, लाइक मैंने नेम दिया, नेम एज। अब कीवर्ड आर्गूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम पैरामीटर्स यहाँ पे दे रहे हैं, उस पैरामीटर के साथ हम पास कर सकते हैं। लाइक नेम इक्वल टू शैलेश दे दिया, एज इक्वल टू 24, ID1 इक्वल टू SKM 22। अब इस केस में जैसे मान लो कीवर्ड आर्गूमेंट में हम जो भी डेफिनेशन के टाइम पे हम पैरामीटर ले रहे हैं, उसके साथ ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को भी दे सकते हैं। तो इस केस में नेम में क्या चला जाएगा, शैलेश, एज में क्या चला जाएगा 24, ID1 में क्या चला जाएगा, SKM 22। अब इस केस में कहीं पे भी एरर नहीं। अब इस केस में मान लो ऑर्डर भी आपने चेंज कर दिया, तो ऑर्डर से कोई मैटर नहीं होगा। ये क्या करेगा, एज 24 आपने दिया, तो एज जाकर के यहाँ पे चेक करेगा एज कहाँ पे है, उस जगह पे ये क्या वैल्यू डाल देगा, 24। नेम इक्वल टू शैलेश दिया, तो नेम चेक करेगा नेम कहाँ पे है, तो नेम में क्या डाल दिया इसने, शैलेश। ID1 चेक किया, ID1 में आपने क्या दिया, SKM 22, तो ID1 में ये क्या दे दिया, SKM 22 दे दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, जो हम पोजिशनल आर्गूमेंट के टाइम पे जो हमको प्रॉब्लम थी, उसको हम टैकल कर सकते हैं किसके हेल्प से, कीवर्ड आर्गूमेंट के हेल्प से। ठीक है, तो अब ये इजीली यहाँ पे हमको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम ओनली कीवर्ड आर्गूमेंट ही दे सकते हैं, अगर हमको चाहिए तो हम मिक्स करके भी दे सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो सेंड मिक्स पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गूमेंट इन दैट केस। बट उस केस में आपको ये मेक श्योर करना होगा, पोजिशनल आर्गूमेंट मस्ट प्रिसीड कीवर्ड आर्गूमेंट। मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से दिया हुआ, तो अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, अब मान लो मैं दो ID1 और एज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एज अ कीवर्ड आर्गूमेंट दे दिया, और जो नेम है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पोजिशनल आर्गूमेंट दे रहा हूँ। तो इस केस में जब भी हम ऐसे, तो हम इसको मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाला वैल्यू इसको चला जाएगा, नेम को चला गया, फिर ID1 किसको चला गया, ID1 में क्या चला गया, SKM 22, एज में क्या चला गया, 24। तो इस केस में जब भी आप कर रहे होगे, तो आपको ये मेक श्योर करना, जब भी आप मिक्स वे में यूज़ करें, तो सबसे पहले आपको क्या दे देना है, पोजिशनल आर्गूमेंट। फिर आपको क्या देना है, रिमेनिंग अगर जो भी आप दे रहे हो, तो उसको कीवर्ड आर्गूमेंट दे सकते हो। और जब भी पोजिशनल आर्गूमेंट दे रहे हो, तो यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है कि पोजिशनल आर्गूमेंट दे रहे हो, तो सबसे पहले
सेम प्रॉपर ऑर्डर में देना पड़ेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट में ऑर्डर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, करेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसको SKM22 और शैलेश आ गया। बट अगर यही मैं इस केस में अगर मैं ये चाहूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले को एक कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिया, उसके बाद फिर मान लो यहाँ पे मैंने आईडी में कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है। आईडी में मान लो ऐसे दे दिया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या आ गया, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोड बाई फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, मतलब हमेशा हमको क्या देना, पहले पोजिशनल आर्गुमेंट देना फिर कीवर्ड आर्गुमेंट देना। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि जब भी आपको मिक्स में भेजना हो पोजिशनल और कीवर्ड को, तो उस केस में सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट को, पोजिशनल मतलब वो जो वैल्यू है उसको पहले सिंगल वैल्यू को दोगे, फिर की वैल्यू पेयर जो होगा इसको यहाँ पे हम उसके बाद हम दे रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो जब भी ऐसा देना हो तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। बट अभी यहाँ पे जब भी हम दे रहे होंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है, लाइक जैसे मान लो अभी एक और समझते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें ही थोड़ा सा आप लोग ड्राई कर करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे फॉर्म करके देखो। जैसे मान लो मैंने एज 24 दे दिया, ठीक है। अब इस केस में जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या आ गया भाई, फन गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट नेम। तो नेम के लिए मैंने दो वैल्यू दे दिया, ये भी दे दिया 24 और ये भी दे दिया, और आईडी और मैंने एज की वैल्यू तो दी ही नहीं। तो एक जो यहाँ पे कीवर्ड उसके हम एक सिंगल ही आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। उसके और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस तरीके से मैंने अब जब भी मेरे को देना होगा तो इस वे में ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हमको वैल्यू प्रोवाइड करनी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन मेरे को इम्प्लीमेंट करना है जो कि क्या कर रहा हो, यूज़र से नंबर्स इनपुट ले रहा हो और उन नंबर्स का क्या कर रहा हो, सम कर रहा हूँ। तो सम नाम का एक फंक्शन बनाना। अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, एक डेफ सम करके एक फंक्शन बना लिया जो कि क्या कर रहा हो, यूज़र से एक नंबर ले रहा, दो नंबर ले रहा है और उन दोनों नंबर का क्या कर रहा हो, सम यहाँ पे क्या कर रहा होगा, प्रिंट कर रहा होगा। तो मान लो उसने रिटर्न कर दिया num प्लस num1, ठीक है। अब मान लो इसको ही मैंने सम को कॉल कर लिया, ठीक है। सम को मैंने कॉल कर लिया किसके लिए, 5, 7 के लिए, 5, 7 के लिए मैंने कॉल कर लिया। उस केस में जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। बट अगर मान लो मेरे को यहीं पे क्या करना होता कि एक से ज़्यादा, मान लो 2 के बजाय 4 नंबर को करने होते, 4 नंबर को सम करने होते, अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए फिर से एक सम फंक्शन बनाना पड़ता। मान लो मेरे को 4 नंबर का सम चाहिए होता, तो यहाँ पे तो कितने नंबर का सम मैं दे सकता था, मान लो ये 4 और मान लो 6। अब इस केस में क्या होता, ये तो एरर दे देता, तो 4 नंबर का सम करने के लिए मेरे को फिर से क्या करना पड़ता, 4 नंबर को मेरे को 4 के चारों नंबर के लिए मेरे को ये इंप्लीमेंट करना पड़ता। बट ये तो क्या करा, ओनली 2 नंबर के लिए, तो उसके लिए फिर से एक नया प्रोग्राम फंक्शन बनाना पड़ता। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गूमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस केस में यहाँ पे देखो, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गूमेंट में सिंपल सा क्या होता है, जैसे मान लो स्टार आर्क्स कर दिया। अब इस केस में ये क्या करेगा, हम एस्ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। एस्ट्रिक का जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये क्या कर रहा होता है, एज अ टपल यहाँ पे क्या कर रहा होता है, हमसे एक्सेप्ट कर रहा था वैल्यूज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहा था, एज इन टपल एक्सेप्ट कर रहा होता। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ 10, 20 एंड 30 दे दिया, तो इस केस में ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, एज अ टपल चला जाएगा, और टपल अब उसको जब भी मेरे को वेरिएबल लेंथ के आर्गुमेंट को मेरे को यूज़ करना, उसको एक्सेस करना होगा, तो मैं फॉर लूप लगा करके उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे फॉर आई इन आर्क्स, मैं हर एक वैल्यू को वहाँ पे प्लस करते हुए चला गया और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ सम। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टपल को भी पास कर सकते हैं, सेट को भी पास कर सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को मेरे को क्या करना हो, किसी एक फंक्शन में पास करना होता है। अब मेरे को ये नहीं पता है कि कितना वैल्यू यूज़र वहाँ पे फंक्शन में पास कर रहा होगा, उस केस में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट का हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उस केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट का हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिक्शनरी आ गई। तो डिक्शनरी वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिक्शनरी में भी क्या होगा, डिक्शनरी में जब हम पास करेंगे तो इसको
यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज़ आ रहे होंगे, ठीक है, क्लास टपल आ रहा है, डिक्शनरी के सारे वैल्यूज़ आ गए। तो और जब भी इसको हमको पास भी करना होगा तो इस तरीके से हम एस्ट्रिक लगा करके यूज़ करते हैं। थैंक यू।